ओके, तो ऑप्शन नंबर वन है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्लाइड्स देंगे हम उसमें, या एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्लाइड देंगे रेडियो कार्पल ज्वाइंट पे, एक रेडियो अल्नर ज्वाइंट है, रेडियो कार्पल ज्वाइंट है, मीडियल या लेटरल ग्लाइड देंगे रेडियो कार्पल पे। अब देखें जो डिस्टल एंड ऑफ रेडियस है, डिस्टल एंड ऑफ रेडियस वो मतलब आपके रिस्ट ज्वाइंट की बेसिकली बात हो रही है। तो यहाँ पे रिस्ट ज्वाइंट पे जो रेडियो अल्नर ज्वाइंट है वो तो आपका प्रोनेशन और सुपिनेशन के लिए हो गया और प्रोक्सिमल में आ गया। जो आपका रेडियो कार्पल ज्वाइंट है जो एक्चुअल आपका रिस्ट ज्वाइंट है, ये उसकी बात हो रही है, ठीक है। मीडियल एंड लेटरल ग्लाइड्स हम देंगे, या पूछ रहा है कि ज्वाइंट फ्रैक्शन देंगे। देखिए ज्वाइंट फ्रैक्शन का ऑप्शन हटा दो, मीडियल और लेटरल ग्लाइड्स का भी ऑप्शन हटा दो, बचता है एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्लाइड, वो भी किस पे, रेडियो अल्नर पे या रेडियो कार्पल पे। तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि आप रेडियो कार्पल ज्वाइंट पर दोगे इसको, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा सही, ऑप्शन बी। एक 17 ईयर्स ओल्ड जिमनास्ट है जो कि डायग्नोस हुआ है, उसको अनस्टेबल स्पॉन्डिलोसिस थीसिस है। स्पॉन्डिलोसिस थीसिस आपको पता है, जब आपका एक वर्टिब्रा, ऊपर वाला वर्टिब्रा डिस्प्लेस हो जाता है विद रेस्पेक्ट टू द जो लोअर वन है, जो नीचे वाले वर्टिब्रा के कंपेयर में ऊपर वाला वर्टिब्रा जब डिस्प्लेस हो जाएगा, उसको हम स्पॉन्डिलोसिस थीसिस कहेंगे। किस लेवल पे हुआ, L5 का S1 के ऊपर, मतलब L5 बेसिकली डिस्प्लेस हो गया है, S1 के मुकाबले में आगे आ चुका है। अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट इस बंदे का एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट आप क्या करोगे, नंबर वन है लंबर एक्सटेंशन मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेस करवाओगे, बैक एक्सटेंशन करवाओगे, जॉइंट मोबिलाइजेशन करवाओगे, या एब्डोमिनल स्ट्रेंथनिंग एंड फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस करवाओगे। तो यहाँ पर वो बेसिकली स्पॉन्डिलोलिसिस जो है एक बोन की कंडीशन है, मतलब जिसमें L5 आपका डिस्प्लेस होके आगे आ गया है विथ रेस्पेक्ट टू द एस वन के कंपेयर में आगे आएगा। तो जितनी भी एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस है वहां पर आप नहीं करवाओगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता हो, जब आप एक्सटेंशन करवाते हो तो वर्टिब्रा मजीद आगे को जाते हैं। एक चीज हमेशा यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोमोट करेंगे या तो फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस को या बाकी चीजों को। तो ऊपर वाले ऑप्शन तो दो कट गए। तीसरा ऑप्शन ज्वाइंट मोबिलाइजेशन जो लंबर रोटेशन को कर रहा है, यहाँ पे रोटेशन की तो बात ही नहीं हो रही। तो बचता है एब्डोमिनल स्ट्रेंथनिंग एंड फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस। हम फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस को क्यों प्रोमोट करेंगे, क्योंकि आपका जो लंबर कर्व है, जब आप एक्सटेंशन में जाते हो तो कर्व आपका बढ़ता है। हम सबने अभी भी तक बहुत बार पढ़ा हुआ, लंबर एक्सटेंशन प्रमोट करेगा आपके लंबर कर्व को, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस को प्रमोट करेंगे। तो ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। अब पेशेंट विथ हेमीप्लेजिया, एक हेमीप्लेजिया पेशेंट आपके पास आता है जिसको एंकल फुट ऑर्थोसिस वो पहन रहा है ऑलरेडी, और वो एक्सपीरियंस कर रहा है उसमें जीनो रिकर्वेटम है विथ, उसमें और क्या हो रहा है, टो ड्रैगिंग भी उसमें हो रही है ड्यूरिंग एम्बोलिशन। तो इस बंदे में आप कौन सी एडजस्टमेंट करोगे इन प्रॉब्लम को सीट करने के लिए, एंटीरियर स्टॉप, नी लॉकिंग मैकेनिज्म, पोस्टीरियर स्टॉप, या मेटल कॉफ बैंड। सवाल क्या पूछना चाह रहे हैं, एक हेमीप्लेजिक पेशेंट है जिसको एंकल फुट ऑर्थोसिस पहना दिया गया है, और उसको जीनो रिकर्वेटम, जीनो रिकर्वेटम में क्या होता है, आपकी जो नीज है वो ज्यादा हाइपर एक्सटेंशन में चली जाती है साइड व्यू से, जब आप उसका एक्सरे देखोगे। तो मतलब नॉर्मली 5-10 डिग्री से ज्यादा भी हाइपर एक्सटेंशन जब हो जाती है, उस कंडीशन में हम जीनो रिकर्वेटम उस कंडीशन को कहते हैं। तो ऐसा पेशेंट जब चल रहा होता है तो उसकी एम्बुलेशन के लिए, इन प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप क्या करोगे, तो यहाँ पर बेसिकली नी लॉक मैकेनिज्म हो सकता है, लेकिन उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पोस्टीरियर स्टॉप। क्योंकि नी बेसिकली पोस्टीरियरली जा रहा तो उसको हमने पीछे से रोकना लाजम हो जाता है, जिस तरह मैंने बताया नी मजीद हाइपर एक्सटेंशन में बेसिकली जा रहे हैं। तो नी लॉक जो मैकेनिज्म है वो तो, नी लॉक तो सिंपली नी को एक्सटेंशन में लेके जाके स्टॉप कर देना, लेकिन अब कहानी एक्सटेंशन से आगे बढ़ गई है। तो यहाँ पे सूटेबल स्टॉप होगा पोस्टीरियर स्टॉप रादर देन एंटीरियर एंड मीडियल, ठीक है। एक पेशेंट है जिसको क्रश इंजरी हुई है और उसका फुट डेवलप्ड हो गया, उसमें रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी डेवलप हो चुकी है। एक्यूट इंजरी की वजह से उसका पेन भी अब वक्त के साथ साथ कम हो रहा है। व्हाट इज द बेस्ट वे, अच्छा तरीका क्या है इस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि ये कंडीशन क्रॉनिक में या किसी कंपार्टमेंट सिंड्रोम में डेवलप ना हो जाए। सबसे पहले इंक्रीज ब्लड फ्लो हम करेंगे। भाई देखें एक्यूट इंजरी हुई है, किसी को क्रश इंजरी हुई है, तो जाहिर सी बात, आप उसका, हम सबको पता है कि वहां पे हम ब्लड फ्लो नहीं बढ़ा सकेंगे। कंट्रोल पेन करेंगे टेंस वगैरह को यूज करके, ठीक है। प्रोटेक्ट करेंगे फुट को बाय लिमिटिंग दी वेट बियरिंग, हम उसके फुट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि वो वेट बियरिंग, उसकी वेट बियरिंग को लिमिटाइज करके, या उसके डिसफंक्शन को हम करेक्ट करेंगे बाय नॉर्मलाइजिंग द मूवमेंट पैटर्न। तो मेरे ख्याल से सबसे पहला, जो एक्यूट कंडीशन में अगर पेशेंट आ रहा होता है और उसको डिस्ट्रोफी ऑलरेडी हो गई है, तो मेरे ख्याल से फोकस हमारा उसके डिसफंक्शन को करेक्ट करने पे होना चाहिए, रादर देन बाकी चीजें तो एक्यूट कंडीशन को इंडिकेट करती हैं। तो सूटेबल ऑप्शन इसमें से यही है कि उसका डिसफंक्शन जो है करेक्ट किया जाए।
एज अ पार्ट ऑफ होम प्रोग्राम देने के लिए एक पेशेंट को जिसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो परफॉर्म करे मैकेनिकल सर्वाइकल ट्रैक्शन उसमें हो रही है। जब थेरेपिस्ट अराइव होता है होम विजिट के लिए, पेशेंट इंडिकेट करता है कि सर्वाइकल कंडीशन सीम टू बी इंप्रूविंग एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रैक्शन। उसको फील हुआ कि ट्रैक्शन की वजह से उसकी सर्वाइकल की जो कंडीशन थी जो उसने होम प्रोग्राम में दी थी उसे इंप्रूव हो रहा है। However, there is also now discomfort in the area of the both TMJ joint. अब उसकी वजह से सर्वाइकल में तो प्रॉब्लम बेहतरी हो रही है लेकिन उसकी टीएमजे में थोड़ी बहुत डिस्कम्फर्ट है। पेशेंट ने क्या करना चाहिए? पेशेंट हैव द पेशेंट डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसीजर, पेशेंट को डेमोन्स्ट्रेट करे और मजीद इसको एंगल वगैरह उसकी सेट कर दे। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करे टू प्लेस अ सॉफ्ट पैड बिटवीन द टीथ, पेशेंट को कहे कि आप अपना सॉफ्ट पैड कोई दांतों के दरमियान यूज करे। हैव द पेशेंट डिसकंटिन्यू, पेशेंट को बोलो डिसकंटिन्यू कर दे ट्रैक्शन को और जो एक्सरसाइजेज है वो कंटिन्यू करो। या हैव द पेशेंट डिक्रीज द अमाउंट ऑफ द वेट। इसमें से सूटेबल ऑप्शन आप लोगों को क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? एक पेशेंट जिसको सर्वाइकल ट्रैक्शन परफॉर्म की, लेकिन पेशेंट का सर्वाइकल में तो बेहतर हो रहा है, कंडीशन सीम टू बी इंप्रूविंग, लेकिन उसकी वजह से टीएमजे में उसको डिस्कंफर्ट आ रहा है, तो इस कंडीशन में आप पेशेंट को क्या करोगे? हैव द पेशेंट डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसीजर, या तो पेशेंट को दोबारा डेमोन्स्ट्रेट किया जाए या चेक टू सी इफ द एंगल ऑफ द पुल इज करेक्ट। जो सूटेबल ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है कि पेशेंट को प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेट दिया जाए कि क्वाइट पॉसिबल पेशेंट जो है गलत तो कहीं परफॉर्म नहीं कर रहा, उसके बाद ही हम उसको बाकी आगे चीजें गाइड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ड्यूरिंग अ पेशेंट इंटरव्यू एन ऑटो मैकेनिकल, एक मैकेनिक फरमाता है, स्टेट्स मतलब बताता है, आई एम गेटिंग द डिजी व्हेन वर्किंग एंड रीचिंग ओवरहेड। जब भी मैं ओवरहेड कोई एक्टिविटी करता हूँ तो मुझे चक्कर भी आते हैं, मैं थोड़ा सा लेजीनेस भी फील करता हूँ, और दूसरा रीच नहीं कर पाता। तो एज अ पार्ट ऑफ असेसमेंट आपको किस चीज को देखना चाहिए? देखिए मैंने आपको मोलिगन की टेक्निक में एक वर्ड यूज किया था कि जब भी कोई चक्कर आना, हेडेक, इस तरह की कंप्लेन हो, तो सिम्टम्स जो है वो उसकी अपर सर्वाइकल की हो सकती हैं। तो आप उस पे किस पे फोकस करोगे? वर्टिब्रल आर्टरी के ऊपर फोकस हो सकती है क्योंकि ये वीबीआई की सिंड्रोम है। तो आप मस्कुलर तो है नहीं, तो पहला ऑप्शन तो कट हो गया। दूसरा ऑप्शन वर्टिबल आर्टरी कंप्रेशन पॉसिबल है। सर्वाइकल लिप और सर्वाइकल स्पाइन डिस्क कंडीशन ये उसकी सिम्टम नहीं है। अगर सर्वाइकल की इन्वॉल्वमेंट होती, सर्वाइकल की इन्वॉल्वमेंट है लेकिन नर्व की इन्वॉल्वमेंट होती तो नर्व की सिम्टम्स आती। तो सुटेबल ऑप्शन बी है वर्टिब्रल आर्टरी कंप्रेशन। ठीक है, यू आर ट्रीटिंग ए पेशेंट जिसको शोल्डर कंप्लेन है, राइट शोल्डर कंप्लेन है। पेशेंट को डायग्नोसिस हुआ है फ्रोजन शोल्डर। अब नीचे में से कौन सा कैप्सुलर पैटर्न आपको फ्रोजन शोल्डर में मिलेगा? ये सिंपल सी बात है, फ्रोजन शोल्डर का कैप्सुलर पैटर्न पूछ रहा है एंड वी ऑल नो दैट व्हाट इज दैट। ठीक है, कि आपकी एब्डक्शन शुड बी, पैटर्न जो पूछना चाह रहा है, एब्डक्शन शुड बी मोर देन एक्सटर्नल रोटेशन देन इंटरनल रोटेशन। बस ये सिंपल फ्रोजन शोल्डर का कैप्सुलर पैटर्न पूछ रहा है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक पेशेंट है, 26 साल मेल है, जो जिसको पोस्ट एंकल फ्रैक्चर हुआ है। फिजिशियन मोबिलाइजेशन का ऑर्डर करता है कि भाई इसमें मोबिलाइजेशन करो जॉइंट रेंज को इंक्रीज करने के लिए। नीचे में से कौन सी लूज पेग, ये बेसिकली क्लोज पे लूज पेग पोजीशन पूछ रहा है एंकल जॉइंट की। और एंकल जॉइंट की जो लूज पेग पोजीशन है वो 5 डिग्री प्लांटर फ्लेक्शन है। ये उसकी क्लोज पेग और लूज पेग पोजीशन की बात हो रही है। लूज पेग पोजीशन मतलब जिसमें जॉइंट लूज होगा। याद रहे क्लोज पेग पोजीशन में हम कभी भी मोबिलाइज नहीं करेंगे, तो अगर किसी भी जॉइंट को मोबिलाइज करना है तो उसकी लूज पेग पोजीशन हमने रटनी होगी। ठीक है, एनाटॉमी क्लास में यू आर स्टडिंग द टेंडेंस ऑफ द कफ मसल। कफ मसल की बात हो रही है जिसको हम सिट्स बोलते हैं, SITS बोलते हैं, सप्रास्पेंटस इंफ्रास्पेंटस टीरीज माइनर। ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग दस कंबाइन द एक्शन ऑफ द टेंडनस कफ मसल। मतलब ये जो कफ मसल्स हैं सप्रास्पेंटस से लेके सिट्स वाला जो फार्मूला है, इन सबको मिलाकर इनका बेसिकली फंक्शन क्या है? एब्डक्शन कराना, सिर्फ एब्डक्शन नहीं है। एक्सटर्नल रोटेशन कराना सिर्फ नहीं है। पुलिंग ऑफ द ह्यूमरस अपवर्ड एंड आउटवर्ड, या डिप्रेशन ऑफ द हेड ऑफ द ह्यूमरस। तो इसमें जो सूटेबल ऑप्शन आपको क्या लगता है? अगर सिर्फ एब्डक्शन होती तो वो काम तो सप्रास्पेंटस का है, अगर एक्सटर्नल रोटेशन होती तो इंफ्रास्पेंटस और टीरिस माइनर। पुलिंग ऑफ द ह्यूमरल हेड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ये इसका बेसिक काम होता है कि जब भी सबसे पहले सिट्स का फॉर्मूला होता है, वो सबसे पहले हेड ऑफ ह्यूमरस को पकड़ कर रखते हैं और उसकी मूवमेंट के हिसाब से, उस शोल्डर की मूवमेंट के हिसाब से उसकी इन्वॉल्वमेंट कराते हैं। ये याद रखिएगा। ठीक है,
योर पेशेंट इज 26 ईयर ओल्ड पैराप्लेजिक, एक पेशेंट आपके पास आता है जिसमें आप ऑब्जर्व करते हो कि उसने ब्रेसेस काफी लॉन्ग से पहने हुए हैं। फॉर द पैराप्लेजिक प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से ब्रेसेस लोडेटेड पोजीशन में क्या करवा सकता है? जब एक ऐसा पेशेंट जिसने पैराप्लेजिक है और वो पैराप्लेजिक पेशेंट प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग में एक ब्रेसेस पहन रहा है लोडोटिक पोजीशन में, लोडोटिक पोजीशन में अगर पेशेंट है तो वो क्या हो सकता है? अगर आप लोगों को याद हो, लोडोटिक पोजीशन में मतलब पेशेंट के जो पेल्विस होगा वो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में होगा। अगर एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में होगा तो पेशेंट के जो हिप के फ्लेक्सर्स हैं वो टाइट होंगे और एब्डोमिनल मसल्स वीक होंगे, इफ यू रिमेंबर। तो ऐसे पेशेंट में आप क्या कराओगे? उसके हिप फ्लेक्सर की स्ट्रेचिंग करवाओगे, हिप एक्सटेंसर की स्ट्रेचिंग करवाओगे, तो कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर है। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में लंबर लॉर्डोसिस में एब्डोमिनल मसल्स वीक होते हैं और हिप के फ्लेक्सर टाइट हो जाते हैं, तो एब्डोमिनल मसल्स की आप स्ट्रेंथनिंग कराओगे जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन हिप फ्लेक्सर की स्ट्रेचिंग आप करवाओगे जो यहाँ पर मेंशनड है। ठीक है, तो ऑप्शन ए। यू आर परफॉर्मिंग अ टेस्ट ऑन अ पेशेंट फॉर हिप फ्लेक्सर लेंथ, मतलब हिप फ्लेक्सर की स्ट्रेचिंग के लिए एक पेशेंट का परफॉर्म कर रहे हो, जिसमें टेस्ट एक परफॉर्म कर रहे हो बेसिकली, जिसमें पेशेंट को, अगर आप लोगों को याद हो, हमने थॉमस मॉडिफाइड टेस्ट परफॉर्म किया था, जिसमें एट द एज ऑफ द पेशेंट को हम कहते थे, कमांड देते थे, एक टांग कंप्लीटली नी टू चेस्ट परफॉर्म करके पेशेंट लेट जाएगा बेसिकली, उसके लिए हम थॉमस मॉडिफाइड थॉमस टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे। एंड इफ यू गाइस रिमेंबर, वो हम तीन चीजों के लिए कर रहे थे, इलियोसोस के लिए, और आपका एब्डक्टर्स मसल्स के लिए, और तीसरा था रेक्टस फीमोरस के लिए। तो यहाँ पर जो सूटेबल ऑप्शन है वो आपका पूछना चाह रहा है कि आपने जब टेस्ट किया, पेशेंट अपॉन टेस्टिंग हिप एक्सट्रीमिटी बीइंग टेस्टेड abduct हुई and remained slightly flexed when lowering to the table. Which of the following you mostly suspect the muscle tightness? अब टेस्ट के दौरान पेशेंट का जो वो है टांग है वो एबडक्ट हुई, जब वो एबडक्ट हुई तो कौन सी चीज अफेक्टेड होगी? या तो ग्लूटस मीडियस या दूसरा टेंसर फिशर लेटा, यही दोनों मसल्स आपके एबडक्शन कराती। ठीक है, सो सुटेबल ऑप्शन इज द बी। यू आर परफॉर्मिंग palpation on a patient with a general low back pain, नीचे में से कौन सा लैंडमार्क है जो हेल्पफुल होगा एट द लेवल ऑफ L4? अगर आप लोगों को याद हो, L4 को पेल्पेट करने के लिए हम किस लैंडमार्क को कवर करते हैं? इलियक क्रेस्ट को। किसी भी पेशेंट का इलियक क्रेस्ट को पेल्पेट करके जब आप स्पाइनल लेवल पे जाओगे तो आपको इलियक क्रेस्ट मिलेगा, L4 मिलेगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट बिटवीन द पेन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द एसआई जॉइंट एंड हिप पैथोलॉजी, हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं? फेबर टेस्ट, जिसको FABER, फ्लेक्शन एब्डक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन टेस्ट, जिसको पेट्रिक टेस्ट भी कहा जाता है। ये टेस्ट आपको एसआई जॉइंट या हिप की आर्टिकुलर पैथोलॉजी को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, एक 63 साल पेशेंट है जिसको बैक पेन हुआ है, एक साल पहले आपके पास आता है फिजिकल थेरेपी में ट्रीटमेंट के लिए। थेरेपिस्ट फील करता है इसको ग्रुप ऑफ मसल्स की टाइटनेस है जिसकी वजह से इसमें पेन डेवलप हो रहा है। नीचे में से कौन सा ग्रुप ऑफ मसल? अगर आप लोगों को याद हो, सबसे ज्यादा हमने जो लो बैक पेन की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी उसमें मोस्ट कॉमन मसल्स कौन सा है जो बैक पेन कराता है? वो आपका, अगर इफ यू गाइज रिमेंबर, तो वो हैमस्ट्रिंग ग्रुप ऑफ मसल है जो पेन कराता है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपके पास क्वाड्रेटस लंबोरम होता तो फिर भी सोचने वाली बात थी। तो इनमें से जो सूटेबल ऑप्शन है वो, और दूसरी क्या क्या चीज है, क्वाड्रेटस लंबोरम एक मसल है, इसने बात कह दी कि ग्रुप ऑफ मसल है, तो क्वाड्रिसेप्स तो नहीं करेंगे, बचा हुआ आपके पास हैमस्ट्रिंग बच गया। ओके जी, 35 साल खातून है जिसको लंबर स्ट्रेन, मतलब लंबर में पेन हुआ, लंबर के मसल्स में पेन हुआ है बेसिकली। फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन लिखता है कि इसके 3 वीक्स वगैरह उसको पेन का इंडिकेट करता है। फिजिकल थेरेपी में इवोल्यूट में पता चला इसकी रेडिकुलोपैथी भी है जो L5 डर्माटोम की तरफ जा रही है, मतलब आपके पास डिस्क बल्ज प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, ये सारी कहानी है। नीचे में से पूछा गया कि व्हाट इज द बेस्ट कोर्स। सबसे पहले आप लोगों ने क्या आइडेंटिफाई करना है कि ये किस कैटेगरी का पेशेंट है, ये किस कैटेगरी में आएगा? कैटेगरी 2 में। क्यों? लंबर रेडिकुलोपैथी आ गई, तो इसका ट्रीटमेंट भी आप लंबर रेडिकुलोपैथी के हिसाब से करोगे, तो यहाँ पर मस्कुलर प्रॉब्लम तो नहीं करोगे। तो ऑप्शन ए में लंबर ट्रैक्शन दे सकते हैं, लेकिन हॉट पैक और अल्ट्रासाउंड वो आप हटा दो। तो इसमें से सूटेबल ऑप्शन, अब मिकेंजी तो है लेकिन मिकेंजी भी हमारे पास दो है। सबसे पहले मिकेंजी स्टाइल कराएंगे लंबर एक्सटेंशन के साथ, पोस्टरल प्रोग्राम, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचेस देंगे, या होम प्रोग्राम रिकमेंड करेंगे? ऑप्शन सी, हैमस्ट्रिंग लंबर एक्सटेंशन, पोस्टरल प्रोग्राम, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग देंगे, और हॉट पैक और अल्ट्रासाउंड दे सकेंगे। तो इसमें से सूटेबल ऑप्शन आपको क्या लगता है? सूटेबल ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। ठीक है, मिकेंजी के साथ साथ बाकी चीजें भी हम देख सकते हैं।
सुपाइन पोजीशन में ग्रेविटी इलिमिनेट हम किस ग्रेड मसल टेस्ट के लिए करते हैं? ग्रेविटी इलिमिनेट हमेशा ग्रेड 2 में होता है, हम सबको याद होना चाहिए। ग्रेड 1 में सिर्फ कॉन्ट्रेक्शन होती है, ग्रेड 2 में ग्रेविटी इलिमिनेट होती है, ग्रेड 3 आपका एंटी ग्रेविटी है, ग्रेड 4 एंटी ग्रेविटी के साथ स्लाइट रेजिस्टेंस होता है। मैन्युपुलेशन नीचे में से किन ऑप्शंस में हम मैन्युपुलेट दे सकते हैं? स्पाइनल डिसफंक्शन हमने इतनी बार पढ़ा हुआ है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमालाइटिस और फ्रैक्चर, ये तो ऑलरेडी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है। एक सडन इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रेक्शन हुई है एक ग्रुप की या मसल, एक मसल की या ग्रुप ऑफ मसल की, जो कुछ टाइम के लिए रहती है या कुछ मिनट्स के लिए होती है और यूजुअली वर्कआउट के बाद होती है, तो हम सबको पता है ये डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस है, जो यूजुअली, जिसको आम लफ्जों में हम कहते हैं कि मसल स्टिफ हो गया, तो उसको हम डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस कहते हैं, ठीक है। एक एथलीट है जिसको सीवियर पेन हुआ है 48 घंटे एक लॉन्ग रन के बाद, नीचे में से कौन सा आपकी ज्यादातर एक्सप्लेनेशन है? मतलब एक एथलीट है जिसको एक सीवियर पेन हुआ थाइज में 48 घंटे के, जब उसने 48 घंटे रन अप किया बेसिकली, तो ये कौन सी चीज हो सकती है? तो ये मसल क्रैम्प होता है। और अगर आप कोई यहाँ से पूछे कि मसल सोरनेस और क्रैम्प्स में क्या फर्क है, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो मसल सोरनेस है वो एक डल टाइप ऑफ पेन होता है, सीवियर पेन नहीं होगा उसमें, वो डल पेन होगा, वर्कआउट के बाद तो होता है लेकिन डल पेन होता है। अब ये 48 घंटे उस बंदे ने काम किया तो मसल बेसिकली ओवर यूज हो गया है, तो ओवर यूज की वजह से मसल क्रैम्प्स में चला गया, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस, मतलब नीचे में से सारे आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस के फवाइद हैं, बेनिफिट्स हैं, एक्सेप्ट किसमें क्या नहीं है। अगर आप बाकी देखोगे तो बाकी चीजें मिलती हैं। नॉट डिलेड मसल सोरनेस, जो आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस है वो मसल सोरनेस नहीं है बेसिकली, तो ये उसका, क्योंकि जो डिलेड सोरनेस है वो बेसिकली एक कंडीशन है, तो यही सूटेबल ऑप्शन है जो सूट नहीं करता, ठीक है। पेशेंट कम विद द सीवियर, ये सीवियर वर्ड है, ई इसमें नहीं है, ठीक है। पेशेंट कम विद द सीवियर एल्बो पेन, वी कैन यूज, अगर एक पेशेंट आपके पास सीवियर एल्बो पेन के साथ आता है, नीचे में से आपको कौन सी चीज यूज कर सकते हो? तो जाहिर सी बात है हम कोल्ड एप्लीकेशन देंगे, क्योंकि वो सीवियर पेन के साथ आ रहा है, बाकी सारे के सारे जो ऑप्शन हैं वो अल्टीमेटली अल्टीमेटली वी कैन से कि वो आपकी जो हीट है उसको बढ़ा देंगे, ठीक है। एक पेशेंट है जिसको एडेसिव कैप्सुलाइटिस है, मतलब फ्रोजन शोल्डर है, तो वो ग्रेटेस्ट लिमिटेशन ऑफ मोशन शो करेगा किस मूवमेंट में? तो ये अगेन कैप्सुलर पैटर्न की बात हो रही है, तो जो अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर है तो सबसे ज्यादा उसको मूवमेंट किस मूवमेंट में दुश्वारी होगी? एबडक्शन में होगी, ठीक है, ओवरहेड मूवमेंट में होगी। रुमेटोइड आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस में क्या फर्क है? इनमें से जो सूटेबल ऑप्शन है वो ये है कि आरए जो है आपको पता है वो सिस्टमिक डिजीज है, और जो ओए है वो ज्वाइंट डिफॉर्मिटी है, तो ऑप्शन ए इतना सूटेबल नहीं है जितना ऑप्शन बी सूटेबल है, ठीक है। ओके जी, एक पेशेंट आपके पास आता है जिसको आर्थराइटिस डायग्नोसिस हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ आर्थराइटिस, ये नीचे में से कौन सा आर्थराइटिस का टाइप है? पेशेंट की सिम्टम्स को देख के, पेशेंट की सिम्टम्स क्या है? सबसे पहले उसको बायलेटरल रिस्ट और नी इन्वॉल्व है, पेन उसको रेस्ट में है, प्रोलॉन्ग मॉर्निंग स्टिफनेस है, तो ये आर्थराइटिस और क्रेपिटस साउंड भी है, तो नीचे में से ये कौन सा ऑप्शन हो सकता है? इसका जवाब आप में से कोई देना चाहेगा? कौन सा ऑप्शन नीचे में से हो सकता है? आर्थराइटिस का कौन सा ये टाइप हो सकता है, ओ ए या आर ए? ओके, क्यों ओ ए, क्यों आर ए, क्यों नहीं? आर ए दो वजूहत से हो सकता है। पहले तो ये बायलेटरल है, सिस्टमिक है, ओ ए आर ए दोनों पॉसिबल है, लेकिन जो ओ ए होता है ना वो ज्यादातर आपका जो मेजर जॉइंट्स हैं उनको टारगेट टारगेट करता है, ठीक है। मॉर्निंग स्टिफनेस, मॉर्निंग स्टिफनेस तो दोनों मॉर्निंग स्टिफनेस तो आर्थराइटिस की पहचान है बेसिकली, तो यहाँ पर जो सूटेबल ऑप्शन है वो आपके पास आर ए आ सकता है, ठीक है। क्रेपिटस साउंड भी हमें ओ ए में मिलता है, इसमें कोई इशू नहीं है। अ, नहीं, इसमें ओ ए आएगा मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओ ए इज द सुटेबल ऑप्शन रादर देन, क्योंकि नीज इन्वॉल्व है ना, नीज वेट बेयरिंग जॉइंट्स है,
ओके, इसका ओए होगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, ठीक है, फिर भी मैं इसका कंफर्म करके आपको बता दूंगा, बट ओए इज द सुटेबल। ओके, विच वन इज द रिकमेंडेड और इफेक्टिव, जो कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकता है, रेंज को इम्प्रूव कर सकता है और स्टिफनेस को कम कर सकता है। तो नीचे में से कौन सा सुटेबल ऑप्शन होगा? विच वन इज रिकमेंडेड? स्ट्रेचिंग नहीं, रेंज ऑफ मोशन कोई एक्टिविटी नहीं है, सो द मोबिलाइजेशन वुड बी द सुटेबल ऑप्शन टू improve the flexibility, reduce the stiffness and increase the range of motion. Which one is the recommended or effective that can improve the flexibility? Stretching would be the suitable option, क्योंकि mobilization और manipulation की दोनों उसकी indications में आता है, तो the suitable option is the stretching. Which of the following is the main reason that the vigorous stretching and manipulation technique are contraindicated? मतलब पूछ रहा है कि नीचे में से कौन सा ऑथेंटिक ऑप्शन है कि मैनिपुलेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी एक्यूट स्टेज में? फ्लेक्सिबिलिटी, हाइपरमोबिलिटी, हाइपोमोबिलिटी, जॉइंट प्रोटेक्शन। Which one of the following is the main reason? That the main reason would be the joint protection, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी, हाइपरमोबिलिटी, हाइपोमोबिलिटी तो वैसे ही उसमें आ जाती है। Which of the following is the main reason that vigorous stretching and manipulative are contraindicated? Yes, joint protection. Joint protection क्या होता है कि जब भी आप मोबिलाइजेशन या मैनिपुलेट करते हैं तो जॉइंट में एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसको रोक देता है। तो जॉइंट प्रोटेक्शन वुड बी द सुटेबल ऑप्शन, कि जो आपकी विगोरस स्ट्रेचिंग और मैनिपुलेटिव एक्सरसाइजेज है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, स्पेशली आरए के पेशेंट में, जॉइंट प्रोटेक्शन। ओके जी, नॉर्मल एंगल आपकी फीमर और नेक ऑफ फीमर के दरमियान 1 to 6 है। अगर ये एंगल कम हो जाए तो कोक्सा वेरा, और अगर बढ़ जाए तो कोक्सा वेल्गा। अच्छा, कोक्सा मतलब देखिए, पहले तो जो ऑप्शन 1 और 2 है वो दोनों घुटने के ऑप्शन है। जीनू, तीनों के ऑप्शन जो है ना, वो तीनों घुटने के ऑप्शन है। जीनू वेल्गस वेरम और जीनू वेल्गम, मतलब दोनों घुटने जब एक दूसरे के करीब आ जाए, जिसको नॉक नहीं कहते हैं। जीनू वेरस, दोनों घुटने एक दूसरे से दूर चले जाएं, जिसको बोइंग ऑफ नीज कहा जाता है। जीनो रिकर्वेटम, जब घुटना आपका ज्यादा हाइपर एक्सटेंशन में चला जाता है। सूटेबल ऑप्शन इज द कॉक्सा वेरा, ठीक है। और अगर एंगल कम हो जाए तो कॉक्सा वेल्गा, एंगल बढ़ जाए तो कॉक्सा वेरा। Which of the following is mostly cause of the absent plantar flexion on the gastrosoleus squeeze? जब हम गैस्ट्रोसोलियस को स्क्वीज करेंगे तो प्लांटर फ्लेक्शन नहीं होगी। इस टेस्ट का नाम से थॉमसन टेस्ट है, और जो सूटेबल ऑप्शन है वो एक्यूलेस टेंडन टियर है। आसान लफ्जों में बताता तो एक थॉमसन टेस्ट होता है, थॉमसन, THOMPSON। पेशेंट को प्रोन लेटा के जब आप काफ मसल उसका स्क्वीज करते हो, तो नॉर्मली जब आप काफ मसल को स्क्वीज करोगे तो प्लांटर मूवमेंट होनी चाहिए, अगर अगर मसल नॉर्मल है। लेकिन किसी का एंकल जब टियर हो जाएगा तो जब आप उसको स्क्वीज करोगे तो नो प्लांटर फ्लेक्शन। तो ये पूछना चाह रहा है कि नीचे में से किस वजूहत से प्लांटर फ्लेक्शन नहीं होगी अगर हम पेशेंट को प्रोन में लिटा के स्क्वीज करेंगे? तो जब किसी का काफ मसल टियर होगा, एक्यूलेस टेंडन टियर होगा, तो उसमें प्लांटर फ्लेक्शन नहीं होगी, ठीक है। पेशेंट विद द विंगिंग स्केपुला और एक्सेसिव इंटरनल रोटेशन में क्या करवा सकते हैं? विंगिंग स्केपुला अगर पेशेंट को होगा तो याद रखिएगा उसमें सर्टस एंटीरियर जो है वो वीक हो जाएगा, वी ऑल नो दैट। और दूसरा, उस पेशेंट में जो पेक्टोरल्स मेजर है उसकी भी टाइटनेस हो जाएगी। तो इस पेशेंट में आप पेक्टोरल्स मेजर की स्ट्रेचिंग करवाओगे। तो जो सूटेबल ऑप्शन है पेक्टोरल्स मेजर का, वो ऑप्शन ए की है, बी ऑप्शन, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग ऑफ पेक्टोरल्स मेजर और अपर जो ट्रेपीजियस है, मिडिल ट्रेपीजियस है, उसकी स्ट्रेंथनिंग करवाओगे, सिंपल। एक 76 ईयर ओल्ड वुमन है जिसको सेमिनेटेड राइट हिप आर्थ्रोप्लास्टी हुई है, और 24 घंटे पहले सर्जन ने डॉक्यूमेंट किया है कि इसमें हम पोस्टीरियर लेटरल इंसिजन करवाएंगे, रिकमेंड किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशन इज द इनअप्रोप्रिएट? बेसिकली वो पूछना चाह रहा है कि एक की आर्थ्रोप्लास्टी हुई है, सर्जन ने अभी डॉक्यूमेंट कर दिया कि इसकी इंसिजन होगी, तो नीचे में से कौन सी पोजीशन है जो हम अवॉइड करेंगे या इनअप्रोप्रिएट है? अब जाहिर सी बात है, उसकी हिप फ्लेक्शन 30 डिग्री हो सकती है, हिप एबडक्शन भी हो सकती है, अवॉइड भी हो सकती है। इसमें जो खतरनाक पोजीशन है वो डी ऑप्शन है, उसकी हिप एबडक्शन 90 डिग्री से ऊपर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी अभी उसकी हिप आर्थ्रोप्लास्टी 24 घंटे पहले हुई है, तो इतनी तो हम उसमें मूवमेंट नहीं करवाएंगे। सो ये इनअप्रोप्रिएट ऑप्शन डी है। पोस्ट ऑपरेटिव आर्थ्रोप्लास्टी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? अब जाहिर सी बात है, ऑपरेशन के बाद सबसे ज्यादा खतरा किस में आता है? इन्फेक्शन में आता है, ताकि जो ओपन वुंड है अगर उसमें इन्फेक्शन ना हो जाए, सिंपल इज दैट। सो सुटेबल ऑप्शन इन्फेक्शन है।
53 ईयर्स ओल्ड पेशेंट है जो फिजिकल थेरेपी में आता है। ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे में पेशेंट वाज ऑन कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी उसको दिया गया है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल कंडीशन। नीचे में से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसका कॉर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से एडवर्स इफेक्ट हो सकता है? जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड अगर प्रोलॉन्ग टाइम के दिया जाए तो किस कंडीशन, कौन सी कंडीशन डेवलप हो सकती है? मायोपैथी, डिप्रेशन, ऑस्टियोपोरोसिस, डिक्रीज एपिटाइट। तो उसमें से सूटेबल ऑप्शन ऑस्टियोपोरोसिस ही है, इसके अलावा तो और कोई नहीं है। मायोपैथी एक मस्कुलर कंडीशन है, उसको साइड पर रखें। डिप्रेशन एक मेंटल डिसऑर्डर है, उसका कॉर्टिकोस्टेरॉइड से इतना ताल्लुक नहीं है। डिक्रीज एपिटाइट उसकी भूख कम हो जाना एक साइड फैक्टर है। तो द सुटेबल ऑप्शन इज द ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ओके जी। 28 साल प्रोफेशनल वेट लिफ्टर है जो फिजिकल थेरेपी एग्जामिनेशन में आता है। उसको पेन है लोअर एब्डोमिनल एरिया में और ग्रोइन एरिया में पेन है, स्पेशली जब वो लिफ्ट ऑफ वेट लिफ्ट कर रहा है। तो स्पोर्ट्स हर्निया आप लोगों ने सुना होगा, स्पोर्ट्समैन हर्निया जिसको कहते हैं या स्पोर्ट्स हर्निया कहते हैं। वो क्या होता है कि जब एक वेट लिफ्टर स्पेशली वेट करता है, सिर्फ वेट लिफ्टर नहीं कोई भी एथलीट, और उसको सडनली ग्रोइन एरिया में स्पेशली लोअर एब्डोमिनल एरिया में पेन होता है, तो वो स्पोर्ट्स हर्निया को इंडिकेट करता है। बाकी ऑप्शन तो वैसे ही सूटेबल नहीं है, तो इसमें से सूटेबल ऑप्शन आपके पास स्पोर्ट्समैन हर्निया या स्पोर्ट्स हर्निया है। पेशेंट आपके पास आता है जिसको राइट बटक में पेन है और लोकल टेंडरनेस भी है टिबियल ट्यूबरोसिस पे, और द पेन इन रेजिस्टेड नी फ्लेक्शन में। व्हाट इज योर डायग्नोसिस? अब देखिए, रेजिस्टेड नी फ्लेक्शन में अगर पेशेंट को पेन है तो आपका डायग्नोसिस क्या बनता है? स्पोर्ट्स हर्निया तो नहीं होगा। हिप आर्थराइटिस पॉसिबल है, लेकिन उस पर अभी तक हम इतना नहीं जा रहे, क्योंकि उसको राइट बटक पेन भी है और लोकल टेंडरनेस भी है टिबियल ट्यूबरोसिस पे। जॉइंट इन्फ्लेमेशन की तरफ भी हम नहीं जाएंगे। रेजिस्टेड नी फ्लेक्शन ने यहाँ पर थोड़ा सा डायग्नोसिस को चेंज कर दिया है। रेजिस्टेड नी फ्लेक्शन अगर आपको याद हो तो नी की फ्लेक्शन करवाना हैमस्ट्रिंग का काम है। तो अगर रेजिस्टेड नी फ्लेक्शन में पेन है तो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन इज सुटेबल या पॉसिबल ऑप्शन। ठीक है, ओके जी। 65 साल बंदा है आपके पास, राइट हिप पेन के साथ आता है, जिसको 1 साल हो गया। फिजिकल थेरेपिस्ट से पता चलता है कि इसमें पेन तो है और स्टिफनेस भी है हिप के एरिया में, स्पेशली इंटरनल रोटेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली द कॉज? 65 साल है और उसको 1 साल है, तो ये एक्यूट तो नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए और सी तो कट गया। ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, इसको इंटरनल रोटेशन में पेन है, तो ये ट्रोकेंटिक बर्साइटिस की तरफ जा सकता है। और दूसरा, इसको 1 साल हो गया, यस, क्रोनिक ट्रोकेंटिक बर्साइटिस, क्योंकि ये 1 साल हो गया तो एक्यूट ऑप्शन तो कट हो गया। तो आपके पास सूटेबल ऑप्शन क्रोनिक ट्रोकेंटिक बर्साइटिस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट रिस्क फैक्टर ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस? नीचे में से कौन सा ऑप्शन ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क फैक्टर नहीं है? फैमिली हिस्ट्री, फ्रैक्चर, लो कैल्शियम इनटेक, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। भाई देखो, सी और डी तो सूटेबल है, और फ्रैक्चर, फ्रैक्चर तो नहीं लग रहा। इंक्लोफेम, बहरहाल ऑस्टियोपोरोसिस में फैमिली हिस्ट्री तो इतनी रिजेंबल नहीं करती, तो सूटेबल ऑप्शन इज द इनक्लोज्ड फैमिली हिस्ट्री। 24 साल पेशेंट है जिसको शोल्डर डिसलोकेशन हुआ 3 हफ्ता, 3 हफ्ते से वो फिजिकल थेरेपिस्ट के पास आ रहा है। अर्ली मोबिलाइजेशन उसमें करानी है। नीचे में से कौन सा अर्ली मोबिलाइजेशन करवाने का फायदा होगा? टेंडाइटिस, नर्व इंजरी, वेस्कुलर इंसफिशिएंसी, स्टिफनेस। ये सवाल पूछना चाह रहा है। 24 साल पेशेंट है जिसको शोल्डर डिसलोकेशन हुई है, 3 हफ्ते से वो फिजिकल थेरेपी करवा रहा है। जब आप उसमें अर्ली मोबिलाइजेशन वगैरह करवाते हो तो नीचे में से कौन सा आपका मेन प्राइमरी टारगेट होगा? किस चीज को आप प्रिवेंट करवाने के लिए अर्ली मोबिलाइजेशन करवा रहे हो? तो बेसिकली स्टिफनेस को ही प्रिवेंट करवाने के लिए आप अर्ली मोबिलाइजेशन कराते हो। सुटेबल ऑप्शन भी यही है। ठीक है, ऑप्शन डी। 24 साल पेशेंट है, शोल्डर डिसलोकेशन के साथ आता है, अगेन वही सुटेबल ऑप्शन है कि किस चीज को आप प्रिवेंट करवाना चाह रहे हो? स्टिफनेस को, तो ऑप्शन ए, टू प्रिवेंट द स्टिफनेस। 23 साल यंग एथलीट है जिसके कंप्लेंट है राइट शोल्डर डिसलोकेशन है। नीचे में से कौन सी मोस्ट कॉमन, मतलब ये पूछना चाह रहा है कि शोल्डर मोस्ट कॉमनली कहाँ पे डिसलोकेट होता है? मोस्ट कॉमनली तो एंटीरियर तो होता ही होता है, लेकिन एंटीरियर के साथ साथ इंफीरियर, ऑप्शन बी। मतलब शोल्डर मोस्ट कॉमनली कहाँ पर डिसलोकेट होता है, किस डायरेक्शन में होता है? ओके जी। इस पूरी बातों का 25 साल बंदा है जिसकी चीफ कंप्लेन है लो बैक पेन है। पेशेंट को पॉजिटिव थॉमस टेस्ट है, थॉमस हम कराते हैं इलियोसोस के लिए, तो पूछना चाह रहा है कि इलियोसोस अगर किसी का पॉजिटिव आता है तो कौन सा मसल टाइट है? इलियोसोस। अगर इलियोसोस आपके जो हिप फ्लेक्सर है बेसिकली, तो आप स्ट्रेचिंग करवाओगे हिप फ्लेक्सर की? मुख्तसर करके पूछना चाह रहा है।
ओके जी, एक ऐसा मसल जो स्ट्रेच करता है टू जॉइंट मसल्स में। अच्छा जी, अगर आपने एक्टिव और पैसिव इनसफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट पता हो तो दो जो एक मसल जो दो जॉइंट को क्रॉस करता है, जिस तरह क्वाड्रिसेप्स है, हैमस्ट्रिंग है, तो अगर वो एक जॉइंट पे अपना काम करे, दूसरे जॉइंट पे वो कॉन्ट्रैक्ट ना कर पाए, तो वो एक्टिव इनसफिशिएंसी है। अगर वो स्ट्रेच ना हो पाए तो पैसिव इनसफिशिएंसी है। तो ऑप्शन जो पहला है वो आपके पास पैसिव इनसफिशिएंसी में आएगा। और दूसरा जो सवाल है, मसल कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट ओवर द ट्रू जॉइंट, वो एक्टिव इनसफिशिएंसी में आएगा। ठीक है, तो पहले वाला पैसिव है, दूसरे वाला एक्टिव इनसफिशिएंसी है। ओके, नीचे में से कौन सा वर्टिब्रल कॉलन या ट्रंक की प्रॉब्लम है जो एब्डोमिनल मसल्स की वीकनेस की वजह से हो सकता है? अगर एब्डोमिनल मसल वीक है तो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होगा या लंबर लॉर्डोसिस होगा। तो ऑप्शन ए, इंक्रीज लंबर लॉर्डोसिस। अगर यहाँ पर एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होता इंक्रीज, तो वो भी कर सकते थे, लेकिन वो है नहीं, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट है। पेशेंट को लंबर लॉर्डोसिस है स्टैंडिंग पोजीशन में, जैसे ही वो लेटता है या बैठता है तो वो गायब हो जाता है। तो वो किस मसल की वजह से? इलियोसोस की वजह से। ठीक है, हम सबको पता है इलियोसोस ही आपका लंबर लॉर्डोसिस करवाता है। ओके जी, पेशेंट फिजिकल थेरेपी के लिए आता है, कंप्लेंट है उसको राइट में पेन है लेकिन हिप आर्थराइटिस की वजह से। नीचे में से कौन सा ऑप्शन गलत होगा, सही नहीं होगा बेसिकली? तो इट कॉजेज द usually symmetrically pain because it's a systemic condition. Osteoarthritis is not a systemic. Not usually more painful in morning. This type of arthritis commonly involve the distal, गलत, ये proximal कह रहा था, and mainly involve the weight bearing joint। तो इसमें से suitable option सी ही लग रहा है, क्योंकि this type of arthritis commonly involve the distal, distal तो नहीं कराता, ये proximal कराता है। तो suitable option भी आपके पास ए बी है, ये अपना सॉरी सी है। गोइंग डाउन द स्टेयर, जब हम नीचे उतरते हैं सीढ़ियों से, तो किस जोड़ के ऊपर वजन सबसे ज्यादा आता है? वी ऑल नो दैट घुटनों के ऊपर वजन ज्यादा आता है। तो नी ऑप्शन इज द सुटेबल। पेशेंट हैज अ कॉन्ड्रोमेल्शिया, तो कौन सा ऑप्शन नीचे में से कौन सा चीज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी? कॉन्ड्रोमेल्शिया एक कंडीशन होती है, घुटनों को पेट टिबियल ट्यूबरोसिटी पे पेन कराती है, बेसिकली कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। तो नीचे में से कौन सी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी? मोबिलाइजेशन, टेपिंग, बैंडेज या स्ट्रेंथनिंग द हैमस्ट्रिंग? हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग वुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड, क्योंकि हम यहाँ पर स्ट्रेचिंग कराते हैं, बाकी ऑप्शन तो सूटेबल लग रहे हैं। तो मेरे ख्याल से स्ट्रेंथनिंग हैमस्ट्रिंग, मैं इसको वेरीफाई करूंगा, लेकिन स्ट्रेंथनिंग हैमस्ट्रिंग इज द सूटेबल ऑप्शन जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। 48 साल खातून है जिसको पेन है राइट शोल्डर में, 3 हफ्ते से उसको पेन हो रहा है। ट्रीटमेंट में थेरेपिस्ट एबडक्ट कराता है पेशेंट की आर्म को, और उसमें बॉडी पैसिवली, बट पेशेंट कैन नॉट मेंटेन। अच्छा, यहाँ पे समझने वाली चीज है कि पेशेंट को तो शोल्डर पेन है, 3 हफ्ते से थेरेपी करवा रहा है, जैसे ही थेरेपिस्ट एबडक्शन करवाता है और पेशेंट को कहता है कि यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश करो, वो उसको होल्ड नहीं कर पाता। तो ये किसकी प्रॉब्लम है? तो ये रोटेटर कफ की प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपको ड्रॉप ऑफ टेस्ट याद हो, जिसको एम्प्टी कैन कहा जाता है, ड्रॉप ऑफ टेस्ट में क्या होता है कि पेशेंट का जो शोल्डर है वो 90 डिग्री एबडक्शन में लाके पेशेंट को बोलते हैं यहाँ पे रोकने की कोशिश करो, लेकिन पेशेंट रोक नहीं पाता, मेंटेन नहीं कर पाता, ड्यू टू द वीक रोटेटर, ड्यू टू द टीयर रोटेटर कफ। तो सुटेबल ऑप्शन भी रोटेटर कफ ही है। ठीक है, ओके जी। जब पेशेंट के शोल्डर जॉइंट की जो लाइनिंग है वो लिगामेंटस या जो लाइनिंग है वो वीक हो जाए या ओवर स्ट्रेच हो जाए, तो क्या हो सकता है? तो जाहिर सी बात है, जब जो लाइनिंग है, जो जॉइंट लाइन है, अगर वो वीक हो जाए या ओवर स्ट्रेच हो जाए, तो उसकी वजह से शोल्डर डिसलोकेशन में चला जाता है, तो अल्टीमेटली शोल्डर की इनस्टेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, 60 ईयर्स ओल्ड पेशेंट है जो पेशेंट पेनफुल आर्क में कंप्लेन करता है, उसकी रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड है। और इसमें जो सोचने वाली बात है, एग्जामिनेशन से पता चलता है उसकी एक्टिव और पैसिव जो दोनों रेंजेस हैं वो रिस्ट्रिक्टेड है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो जो फ्रोजन शोल्डर है उसमें ये कंडीशन होती है कि उसकी एक्टिव और पैसिव मूवमेंट दोनों सेम लेवल पे अफेक्टेड होती है। सो सूटेबल ऑप्शन इज द ऑप्शन सी, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर। 29 साल खातून है जो 8 माह प्रेग्नेंट भी है और वो प्रेजेंट होती है फिजिकल थेरेपी क्लिनिक में। उसको पेन है, पेन एंड टिंगलिंग सेंसेशंस भी आ रही हैं। शी आल्सो कंप्लेन कि उसको कोई ट्रॉमा नहीं है, लेकिन उसको टिंगलिंग सेंसेशन आ रही है, और सिम्टम से पता चलता है कि 30 मिनट से ज्यादा वो खड़ी नहीं हो पाती। थेरेपिस्ट नोट डाउन करता है रिपीटेड लेफ्ट लंबर। ओके जी, पेशेंट लंबर रेंज ऑफ मोशन इज नॉर्मल। अच्छा, रेंजेस नॉर्मल है।
और देयर इज आल्सो नो मोटर वीकनेस, मसल्स भी वीक नहीं है। तो sacroiliac जॉइंट इज नॉट एबनॉर्मली रोटेटेड। ठीक हो गया। तो मोस्ट पॉसिबल डायग्नोसिस क्या होगा? सिम्टम तो L4-5 की लग रही है, लेकिन चले मैं इसको कंफर्म करूंगा, क्योंकि टिंगलिंग है ना बेसिकली। तो स्पॉन्डिलोसिस थीसिस तो नहीं होगा, और डी ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन ए और सी, L3 या L4, ये मैं इसको वेरीफाई करूंगा। मुझे लग रहा है L4 है, लेकिन मैं इसको कंफर्म करूंगा फिर भी। ओके जी। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, पेरेस्थीसिया। मुझे तो लंबर का प्रॉब्लम लग रहा है। मैं वेरीफाई करूंगा इसको, L3 और L4 में से वेरीफाई करूंगा। 35 साल स्कूल टीचर है जिसको पेन होता है, और इवोलेट से पता चला कि उसका 75%। अच्छा, अगर मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि स्पॉन्डिलोसिस थीसिस या एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट परसेंटेज के हिसाब से होती है। ग्रेड 1 मतलब 25%, ग्रेड 2 मतलब 50, ग्रेड 3 मतलब 75, ग्रेड 4 मतलब 100%। तो कितना परसेंट है? 75। तो मतलब कौन सा होगा? ग्रेड 3। ग्रेड 4 होता तो 100%, ग्रेड 1 होता तो 25%, ग्रेड 2 होता तो 50%। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। पोस्टीरियर शीट टेस्ट हम किसको असेस करने के लिए करते हैं? एसआई ज्वाइंट के लिए। अगर आपको याद हो, एसआई ज्वाइंट के लिए हमने 5-6 टेस्ट पढ़े थे, या मतलब मैंने आपको बताए होंगे। तो पोस्टीरियर शीट टेस्ट जो है वो आपका एसआई ज्वाइंट के लिए होता है। एक थेरेपिस्ट है जो टेस्ट परफॉर्म कर रहा है और वो पॉजिटिव आता है, और उसमें पता चलता है कि जैसे ही आप उसको लेटाते हो तो पेशेंट का थाई कुछ इंचेस टेबल से ऊपर रेज हो जाता है। तो ये कौन सा टेस्ट है? तो ये थॉमस टेस्ट है, हमने इतनी बार परफॉर्म किया है, जो कि इलियोसॉस के लिए होता है। ठीक है। ओके जी, एक सेकंड दीजिएगा मुझे।
ओके जी। अ, कौन सा टेस्ट था? थॉमस इलियो टेस्ट, ठीक है, वो क्लियर है मेरे ख्याल से। ओके, ट्रेंडलबर्ग टेस्ट हम किस चीज के लिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए करते हैं? हिप एब्डक्टर्स के लिए, आपको पता होना चाहिए। ट्रेंडलबर्ग टेस्ट हम हिप एब्डक्टर्स के लिए करते हैं, ग्लूटेस मीडियस के लिए। और तो हिप एब्डक्टर्स होगा डी ऑप्शन। ओबर टेस्ट हम किसके लिए करते हैं? अच्छा, ओबर टेस्ट हम करते हैं हिप एब्डक्टर्स के लिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है टेंसर फिशर लेटा और आईटी बैंड, तो दोनों के लिए करते हैं। तो सूटेबल ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा, ठीक है। कंजेनाइटल डिसलोकेशन ज्यादातर किस में होती है? हिप जॉइंट में होती है, जिसको हम सीडीएच बोलते हैं। कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप बच्चों में होती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ आर्म, जो जिसकी वजह से रिजल्ट क्या होता है? नमनेस हो जाती है, हाथ में वीकनेस हो जाती है, डायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से। और ये मेरे ख्याल से क्लियर कट डेफिनेशन है कार्पल टनल सिंड्रोम की। नहीं, ये क्यूबाइटल टनल है, कार्पल टनल नहीं है। कार्पल टनल में, कार्पल टनल ये इन्फ्लेमेशन ऑफ आर्म दैट रिजल्ट इन numbness or weakness in hand due to the direct trauma to the cubital tunnel, if I am not wrong. Yes, ये अल्लर न्यूराइटिस है। यस, दिस इज अल्लर न्यूराइटिस, सॉरी। ये कार्पल टनल सिंड्रोम नहीं है। कार्पल टनल सिंड्रोम कार्पल टनल में होता है, ये क्यूबाइटल टनल है। इसीलिए क्यूबाइटल टनल को अल्लर टनल या गाइटन टनल भी कहा जाता है। यस, अल्लर न्यूराइटिस है। नी हाइपर एक्सटेंशन अभी अभी हमने डिस्कस किया है, एक्सरे में देखते हो फिजिकल थेरेपी पेशेंट को। तो नी हाइपर एक्सटेंशन, जब नी हद से ज्यादा एक्सटेंशन में चला जाए तो जीनो रिकर्वेटम। तो पहले ऑप्शन कोक्सावेरा कोक्सा वेल्गा तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो हिप की कंडीशन है। तो सुटेबल ऑप्शन जीनो रिकर्वेटम। ओके जी, 50 साल खातून है जिसको डिफिकल्टी है सिटिंग में राइजिंग फ्रॉम चेयर से। फिजिकल थेरेपिस्ट डिसाइड करता है कि इसको होम होम प्रोग्राम बताना है, ताकि इसमें थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाए वाइल सिटिंग। तो कौन सी ऑप्शन है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है? तो मेरे ख्याल से स्क्वाटिंग इज द सुटेबल ऑप्शन, जिसकी वजह से उसकी सिटिंग कवर अप हो जाए। तो यही सुटेबल ऑप्शन स्क्वाटिंग होगा। लंजेस वगैरह तो थोड़ा बहुत हाई फाई हो जाएगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस एक्सेप्ट। स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस में सब कुछ हो सकता है, एक्सेप्ट कोई नहीं हो सकता है। एप्सिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस। मेरे ख्याल से स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस में स्पाइनल स्कोलियोसिस ही नहीं होगा। वेल, इस ऑप्शन को भी साइड पे रखिएगा। सुटेबल ऑप्शन स्कोलियोसिस लग रहा है, लेकिन साइड पे रखिएगा इसको भी। पैराप्लेजिया इन ट्यूबरकुलोसिस इज मोस्ट कॉमन। पैराप्लेजिया तो होता है, एप्सिस भी होता है, काइफोसिस भी हो सकता है, मुझे स्कोलियोसिस ही लग रहा है बहरहाल। तो पैराप्लेजिया इन ट्यूबरकुलोसिस मोस्ट कॉमन इन विच रीजन? ट्यूबरकुलोसिस में, ट्यूबरकुलोसिस पैराप्लेजिया इज मोस्ट कॉमन इन विच रीजन ऑफ द स्पाइन? मेरे ख्याल से थोरेसिक स्पाइन में होगा, डोर्सल स्पाइन। यस, थोरेसिक स्पाइन, डोर्सल। मोस्ट कॉमन नर्व इन शोल्डर डिसलोकेशन, वी ऑल नो दैट एक्सिलरी नर्व। इसको हम अभी वेरीफाई कर लेते हैं, एक सेकंड, कि ट्यूबरकुलोसिस कहाँ पर मोस्ट कॉमन होता है। तुम अभी वेरीफाई कर। ओके जी, यस, डोर्सल स्पाइन। तो इसका ऑप्शन सूटेबल डोर्सल ही है। ओके, स्क्रीन शो हो रही है अगेन? ओके, सो सूटेबल ऑप्शन इज द डोर्सल स्पाइन, ठीक है। और मोस्ट कॉमन नर्व इंजरी एक्सिलरी नर्व होती है शोल्डर डिसलोकेशन में। अच्छा जी। 30 साल पेशेंट है जो आपके पास डल पेन के साथ आता है, और टांग में भी जा रहा है, पेन एग्जाजरेट करता है, मूवमेंट से रिलीव करता है रेस्ट में। एग्जामिनेशन से पता चलता है मसल पावर, रिफ्लेक्स पावर उसके वीक हैं, तो मतलब नर्व की इन्वॉल्वमेंट है। फर्दर मोर सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन से पता चला राइट लेग अफेक्टेड है। ओके जी, L3 और L4, L3 L4 है। रीजन इज दैट कि नर्व पेन तो है ही, शाटिका नहीं होगा क्योंकि वो पोस्टीरियरली ऑल द वे नहीं है, शार्प शूटिंग पेन नहीं है। नर्व इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि मसल रिफ्लेक्सेस उसके कुछ वीक है। तो सुटेबल ऑप्शन इज द L3 फॉर डिस्क प्रोट्रूजन।
नीचे में से किस मसल में सबसे ज्यादा टाइप 1 स्लो ट्विच मसल फाइबर्स हैं? सूटेबल ऑप्शन सोलियस ही है, गैस्ट्रोक्नीमस है और सोलियस है। सोलियस होगा। वैसे गैस्ट्रोक्नीमस भी हो सकता है लेकिन सोलियस इज अ सूटेबल ऑप्शन। टाइप 1 ट्विच फाइबर जो ज्यादातर आपको मतलब कम थकते हैं, स्लो ट्विच फाइबर मतलब जो ज्यादा एंड्योरेंस जिसमें ज्यादा होती है, सोलियस ही सूटेबल ऑप्शन है। अच्छा, ये रिकवरी पोजीशन के बारे में पूछ रहा है कि पेशेंट को लंबर मसल स्पॉज्म और रिकवरी पोजीशन क्या होगी, कि उसको हम कहेंगे कि वो साइड लाइन में तो लेटे, लेकिन जो पिलो है वो अंडर द नी रख सकता है। तो ऑप्शन सी है, द साइड लाइन विद द पिलो बिटवीन द नीज। 37 साल बंदा है जिसको वीकनेस है आर्म में, और 6 हफ्ते पहले वो गिर भी जाता है मोटर बाइक से। एग्जामिनेशन से पता चला उसके फ्लेक्सर सरफेस है, फ्लेक्सर सरफेस जो है उसका वीक होता जा रहा है, मतलब खत्म होता जा रहा है। तो मतलब ये एंटीरियर कंपार्टमेंट की बात हो रही है, और उसको एल्बो फ्लेक्शन में भी वीक है। तो कौन से नर्व की बात होगी? नर्व है मस्कुलोकुटेनियस नर्व। रीजन इज दैट ये एंटीरियर कंपार्टमेंट की बात कर रहा है, स्पेशली फ्लेक्शन में। तो आपकी जो सुपिनेशन और फ्लेक्शन कराता है वो बाइसेप कराता है, और बाइसेप की नर्व सप्लाई मस्कुलोकुटेनियस है। तो ऑप्शन डी। 35 साल बंदा है जिसको हिप फ्लेक्शन डिसफंक्शन है, फिजिकल थेरेपी के लिए आता है, और फिजिकल थेरेपिस्ट इंस्ट्रक्टेड करता है कि पेशेंट को ब्रिजिंग एक्सरसाइजेस करानी है। तो कौन सा मसल ग्रुप एक्टिवेट होगा ब्रिजिंग में? हम सबको पता है कि ब्रिजिंग में आपके पास हिप के एक्सटेंसर जाते हैं, ठीक है। तो हिप एक्सटेंसर और स्पाइनल के फ्लेक्सर, क्योंकि एब्डोमिनल मसल्स की बात हो रही है। ऑप्शन सी। ओके जी, एक ऐसी कंडीशन जिसमें लिगामेंट जो है वो इरिटेट होता है और सिम्टम भी कराता है स्टिफनेस पेन में, हील की बात हो रही है, तो ये प्लांटर फिशाइटिस है, ठीक है। क्योंकि थिक लिगामेंट यही है, एंकल स्प्रेन तो नहीं होगा, क्योंकि सिम्टम इरिटेट हो रही है और वो सरफेस पे आ रही है, फील पे। सिम्टम क्या हो रही है? मॉर्निंग स्टिफनेस, मॉर्निंग में वो वर्स कर रही है कंडीशन। तो ये प्लांटर फेशाइटिस की इंडिकेशन है, ठीक है, लिगामेंट वगैरह की नहीं है। एक फिजिकल थेरेपिस्ट है जो इंस्ट्रक्शन देता है पेशेंट को, सेंसेशन है एप्लीकेशन ऑफ आइस वो परफॉर्म करता है, और नीचे में से कौन सा ऑर्डर होगा? बर्निंग तो नहीं कराएंगे, कोल्ड बर्निंग एकिंग और नमनेस। आइस बात से क्या हो सकता है? बर्निंग एकिंग, एकिंग कोल्ड, कोल्ड बर्निंग। फिजिकल थेरेपिस्ट इंस्ट्रक्टिंग a patient sensation with the application of ice for a swollen right ankle। swollen है तो हम जाहिर सी बात है हॉट तो नहीं कराएंगे, तो इसमें जो सूटेबल ऑप्शन है वो कोल्ड ही है मेरे ख्याल से। कोल्ड ए ऑप्शन ही सूट कर रहा है। यस, ऑप्शन ए ही सूटेबल है। सो वी हैव अ लास्ट क्वेश्चन। The pathological progression of a Duchenne muscle dystrophy after a result in clinical picture at the age of C6 and 7। तो उसमें हम क्या देख सकते हैं? डचन मसल डिस्ट्रॉफी को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। लंबर डिस्ट्रॉफी, लंबर लॉर्डोसिस होगा, टाइटनेस ऑफ हील कॉर्ड्स होंगे, नी फ्लेक्सर होंगे, काइफोस्कोलोसिस होगा, काइफोस्कोलोसिस होगा, या ओके। चलें, इसको मैं आपको वेरीफाई कर लूंगा। तो मेरे ख्याल से वी आर डन। एक दो क्वेश्चंस रहते हैं, मैं इसको मजीद वेरीफाई कर लूंगा, क्योंकि मैंने जिस पेपर से निकाला मुझे उसको दोबारा देखना पड़ेगा। बहरहाल, तो वी आर डन विद द पेपर डिस्कशन, और इंशाल्लाह हम इसको फिर एक दो क्वेश्चन जो रहते हैं वो मैं आपको कंफर्म कर लूंगा, और फिर इसको डिस्कस करेंगे। तो आई विश कि पेपर में से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर पेपर में से है तो पूछ लो, नहीं तो फिर इसको हम अच्छा, आप लोगों की एक क्लास रहती है तो वो 14 अगस्त की वजह से मिस होगी, तो इंशाल्लाह उसको हम कवर अप कर लेंगे। और फिजिकल क्लासेस के भी शेड्यूल में आप लोगों को पंजाब डीजी खान के लिए मैं बता दूंगा, और कराची वालों के लिए कल है या नहीं है मैं ये आपको कल कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। तो डू लेट मी नो, अगर पेपर में से कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, नहीं तो मेरे ख्याल से मैं इसको यहाँ पे एंड कर दूं, और फर्दर मोर मैं इसको वो अपलोड भी कर दूंगा रिकॉर्डिंग में। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मेरे ख्याल से मैं इस मीटिंग को यहाँ पे एंड कर दूं, ठीक हो गया गाइस? अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं इसको यहाँ पर एंड करता हूँ।